बाबूजी, आपको और मम्मी जी को खाने के अलावा कोई काम नहीं है। दिन भर आप लोग खाते रहते हैं। पता है आपकी पेंशन कितनी है? 20,000 है आपकी पेंशन। और पता है आप लोग 85,000 का खा जाते हैं। जब से रिटायर हुए हैं, बस खाना खाना और खाना। लोग इस उम्र में भी काम करते हैं। बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं। अब मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस घर में रहना है तो आपको कोई नौकरी करनी पड़ेगी। हमसे इतना नहीं हो पाएगा। पता नहीं है आजकल के कितने खर्चे हैं। हर चीज़ पर महंगाई आसमान छू रही है। बस आप आज जाइए और कोई काम धंधा ढूंढिए। और हाँ मम्मी जी, मैं कल से मेड हटा रही हूँ। आप घर के काम हम लोग खुद ही करना होगा। विजय की दुकान इतनी नहीं चलती है अब। घर के खर्च बहुत मुश्किल से हो पा रहे हैं। इस पर विजय के बाप सत्यपाल बोले, बेटा, हमारी पेंशन हमारे लिए काफी है। हमारा गुजारा तो हो जाएगा। पीछे से विजय आकर कहता है, हाँ माँ और बाबूजी, अनीता बिल्कुल सही कह रही है। मेरा काम सही नहीं चल रहा है और आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। बस दिन भर चटोरपंती लगी रहती है। जब अनीता ने ऐसा बोला, तब तो विजय के माँ बाप ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब उनके बेटे ने ऐसा बोला तो सत्यपाल और उनकी पत्नी को बहुत धक्का लगा। बेचारे रोने लगे, मगर उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनीता ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, कहकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। सत्यपाल और उसकी पत्नी जानकी दोनों वहीं बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने हमेशा विजय की सारी ख्वाहिश पूरी की, कभी उसको किसी चीज के लिए मना नहीं किया। याद है जानकी, विजय कहता था कि माँ बाबूजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। जितना आप मेरे लिए करते हो, कोई माता पिता अपनी संतान के लिए इतना नहीं करता। मैं अपने सारे दोस्तों में हीरो हूँ, सिर्फ आपकी वजह से बाबूजी। मगर आज बहू के आते ही देखो हमारा बेटा हमें क्या बोलकर चला गया। अरे हमारे सारे पैसे रख लेता झूठ बोलकर, मगर ये सच्चाई हमें कैसे बर्दाश्त होगी। इतना कहकर सत्यपाल फफक फफक कर रोने लगा और थोड़ी देर बाद वो नौकरी की तलाश में निकल गया। एक जगह सत्यपाल की सामान उठाने के लिए नौकरी लग गई, 5,000 रुपये महीने पर। उसकी उम्र के लिहाज से नौकरी मुश्किल थी, मगर अगर घर में रहना था तो ये तो करना ही था। उधर जानकी घर में झाड़ू पोछा करने लगी। उन लोगों को उनकी पसंद की चीजें खाने को नहीं देते थे। काम कर कर के दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। दोनों कमजोर होते जा रहे थे। एक महीने बाद जब सत्यपाल का छोटा भाई हरपाल उनके घर आया, अपने बड़े भाई को इतना कमजोर देखकर उसने अपने भतीजे विजय और उसकी पत्नी अनीता से पूछा, क्या बात है भाई साहब और भाभी, इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्या इन लोगों का ख्याल नहीं रखा रहे तुम लोग? क्या कुछ खाने पीने को नहीं दे रहे? बीच में से बात काटते हुए अनीता कहती है, चाचा जी नहीं, हम तो बहुत ख्याल रखते हैं इन लोगों से। कहो कि आप लोग खाते क्यों नहीं हो कुछ? बस खाने पीने के चोर हैं ये। दिन भर कहते कहते थक जाते हैं, मगर ये लोग खाते ही नहीं हैं। हाँ, बहुत कमजोर लग रहे हैं। चलो भाई साहब, भाभी, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। विजय बाबूजी का ख्याल रखना। जी चाचा जी। थोड़ी देर में हरपाल वहां से चला जाता है। रास्ते में हरपाल को अनीता की मेड मिलती है। कहती है, साफ साफ बात सुनिए। हरपाल पीछे मुड़कर देखता है। जी कहिए साहब, मुझे आपसे कुछ बताना है। हाँ कहो, मगर आप हैं कौन? साहब, मैं अनीता दीदी के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। साहब, वो विजय भाई साहब और अनीता अंकल आंटी को कुछ खाने को नहीं देते और उन लोगों से काम भी खूब करवाते हैं। बाबूजी सामान उठाने की नौकरी कर रहे हैं इस उम्र में। साहब, मुझे बहुत तरस आता है उन लोगों पर। ये अनीता दीदी उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। हरपाल को भी अपने भाई और भाभी की ऐसी हालत देखकर एक बार तो लगा था, मगर विजय और अनीता के ऊपरी व्यवहार की वजह से वो समझ नहीं पाया था। मन ही मन सोच रहा था कि कितने नाटकबाज हैं दोनों।
साहब मेरा नाम मत लेना। हाँ हाँ, नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। जाओ तुम बेफ़िक्र होकर। हरपाल सीधा अनीता के मायके जाता है और सारी बात उसके भाई को बताता है। अनीता के सबसे बड़े भाई हरपाल से दोस्ती थी। उन्हीं दोनों की वजह से ये रिश्ता भी हुआ था। अनीता के भाई ओम को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ऐसा भी कर सकती है। ओम ने अनीता को फ़ोन मिलाया और कहा कि मैं माता पिता को नहीं रख पाऊंगा, इतना खर्च नहीं उठा सकता। ये दोनों दिन भर खाने के सिवा कुछ नहीं करते, ना ही तुम्हारी भाभी के काम में हाथ बंटवाते हैं। खर्च बढ़ रहे हैं। पिताजी की तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी जो पेंशन मिलती। अब मैंने और तुम्हारी भाभी ने ठान लिया है कि मैं इस घर में इन लोगों को नहीं रखूंगा और माता पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगा। अगर तुम्हें इन लोगों से मिलना है तो अब वहीं जाना, मुझसे खर्चे नहीं उठेंगे। भैया, नहीं भैया, भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ बाबूजी के दिल पर क्या गुजरेगी, वो कैसे रहेंगे वहाँ। इतने में ओम फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद हरपाल अपने बड़े भाई के घर आता है और कहता है कि ये घर मेरे नाम है और मैं इस घर को बेचूंगा। भैया भाभी को अपने साथ ले जाऊंगा। अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। यही धमकी देती थी ना तुम। और हाँ, भैया भाभी के साथ ले जाने की हिम्मत मत करना। बेचारे दोनों घर छोड़कर किराए के घर में चले जाते हैं। अब विजय के पिता की पेंशन अनीता के हाथ में नहीं आती थी। बेचारे दोनों बहुत तंगहाल हो गए थे। उनके खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं था। जो पैसा विजय कमाता वो घर के किराए और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता था। दोनों की हालत दिन ब दिन बहुत बदतर होती जा रही थी। एक तरफ अनीता को अपनी चिंता, दूसरी तरफ अपने माँ बाप का वृद्धाश्रम जाना। भाई का व्यवहार एकदम से बदल गया। बेचारी बहुत बीमार हो गई थी। विजय और अनीता अब एकदम मानो बूढ़े से लगने लगे हों। अब उन्हें बाबूजी की कदर आ रही थी। थोड़ी देर बाद अनीता का भाई ओम और विजय के चाचा हरपाल उनके घर गए। उनकी ऐसी हालत देखकर दोनों को बहुत अफसोस हुआ। अनीता अपने भाई के पैरों में गिर गई, बोली माता पिता को ले आओ वृद्धा आश्रम से। विजय अपने चाचा के पैरों में गिर गया, बोला चाचा जी हमें घर में बुला लो। दोनों बोले अब पता चला तुम लोगों को भैया भाभी के पैसे पर ऐश कर रहे थे और उन्हें ही नौकर बना रखा था। ओम कहता है मेरी पत्नी तेरी तरह नहीं है अनीता, वो अपने सास ससुर को राजा रानी बनाकर रखती है। हमारे पिताजी की तो कोई पेंशन भी नहीं है, फिर भी उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं रखते हम। और तुम इन्हीं के पैसे पर ऐश करके इन्हीं का खाना पीना हरता था तुम्हें। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए, हरपाल कहता है। और विजय तुझे अपने माँ बाबूजी का ख्याल नहीं आया, अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था। तुझे इस जन्म देने वाली माँ और तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले बाबूजी की कैसी हालत कर दी। तू है तुझ जैसी औलाद पर, मगर तब भी उफ नहीं करते और हमेशा तुझे तेरी और पत्नी बच्चों को याद करते हैं। तुझ जैसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। ये कहकर हरपाल अपने भाई के गले से लगकर रोने लगता है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं। खैर ये तो एक कहानी है जिसका अंत है कि माफ़ी मांग ली, लेकिन आजकल ये सच है, न जाने कैसे लोग अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। याद रखें कि दुनिया गोल है और इंसान का किया हुआ इंसान के आगे आता है।